नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, सोने और चांदी दोनों का भाव आसमान पर है। और आम लोगों की कहें तो आम लोगों की पहुंच से सोना और चांदी क्या दूर हो चुका है और दिवाली नजदीक है और भाव आसमान पर है, तो कैसे करें खरीदारी? क्या कुछ आगे भाव रह सकते हैं? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मनोज कुमार जैन जी है। नमस्ते मनोज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार वीरेंद्र जी। नए दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, दिवाली नजदीक है, धनतेरस, पुष्य नक्षत्र, लक्ष्मी पूजा, और लोग सोच रहे थे कि सोना चांदी खरीदेंगे, दिवाली आएगी तो वेट कर रहे थे। पर भाव अगर हम देखें तो आसमान पर है भाव। हालांकि पिछले साल दिवाली पर जिन्होंने खरीदा था वो जरूर फायदे में। दिवाली पे जिसने खरीदा वो भी फायदे में है वीरेंद्र जी, और दिवाली के बाद जिसने खरीदा है वो भी आज तक सभी फायदे में है। और जहां तक रहा कि सोना और चांदी खरीदारी की बात, तो आपके चैनल के माध्यम से पिछले काफी समय से हम लगातार जो है निवेशकों को, ट्रेडर्स को यहाँ पे अपडेट करते आ रहे हैं कि अगर आप आपके कोई घर में मांगे कार्य के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो उसको टालिए मत, आप खरीदिए। और ये बात हम पिछले काफी समय से कह रहे हैं लगातार, और अभी भी मेरा यही कहना है कि अगर आप मांगलिक कार्य के लिए खरीदना चाहते हैं तो ज्यादा गिरावट का यहाँ पे इंतजार ना करें। पिछले सप्ताह भी मार्केट ने एक गिरावट दी थी, लेकिन जब भी कोई छोटी मोटी गिरावट आती है तो हम ये धारणा बना लेते हैं कि अब मार्केट यहाँ से काफी बड़ी गिरावट दिखा देगा, और फिर हम लेने से रह जाते हैं। तो अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य है जिसके लिए आप खरीदना चाहते हैं तो इंतजार ना करें। और अभी भी मैं जैसा कि लगातार कहता आया हूँ कि एवरी टाइम इज अ राइट टाइम टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर। तो अभी भी मेरा यही कहना है कि आज का समय भी सही समय है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आज भी यहाँ पे जाकर के सराफा बाजार और खरीद सकते हैं। सर, खरीदने के पैसे कहाँ हैं इतने महंगे भाव पे? अभी दिवाली की खरीद करें या जो पूरा दिवाली की तैयारी करें, ऐसे भी नहीं है और भाव भी ऊंचा है। देखिए, यहाँ पे एक चीज और है वीरेंद्र जी, की जब हम 24 कैरेट खरीदते थे उसके बाद 22 कैरेट आया, 20 आया, 18 आया, अभी 14 कैरेट के भी ज्वेलरीज यहाँ पे मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर हमारा बजट 5 लाख रुपए का था और जब हम 22 कैरेट खरीदने की सोच रहे थे, तो आप उस बजट में 14 कैरेट का खरीद लीजिए, ताकि आपको जो भी आप वस्तुएं लेना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से उस बजट में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो उसको टालिए मत परचेज को, क्योंकि हो सकता है कि जब आप और एक महीने बाद जब सोचेंगे तो वहां पे और 10,000 भाव बढ़ चुके होंगे। तो उसको टाले ना, और मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे आगे अपसाइड की गुंजाइश है। तो अगर मांगलिक कार्य के लिए कोई भी इंतजार कर रहा है तो उसको लेना चाहिए। सर, एमसीएक्स पर चांदी 5,000 रुपए से ज्यादा ऊपर है और सोने में भी काफी तेजी देखी जा रही है। क्या चल क्या रहा है सर? थोड़ा सा वो बताइए, हमको सिचुएशन बताइए। देखिए वीरेंद्र जी, हम यहाँ लगातार कहते आ रहे हैं कि सोना और चांदी एक स्ट्रक्चरल बुल रन में है। और पिछले सप्ताह जब गाजा पीस डील की खबरें आई थी उसके बाद सोना और चांदी ने करेक्शन दिया था। लेकिन वहां पे यूएस प्रेसिडेंट ने वीकेंड में फिर एक ट्वीट करके ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में एक सनसनी फैला दी कि वो 1 नवंबर से चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। उससे हुआ ये कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में बड़ी अफरा तफरी ओवर द वीकेंड देखने को मिली। यूएस के इक्विटी मार्केट 4% गिर गए, चाइना के इक्विटी मार्केट 5% गिर गए, यूरोप के मार्केट गिर गए। क्रिप्टो में अपने 5% से लेके 35% तक की गिरावट अलग अलग जो टोकन रहते हैं उनमें आते हुए देखी। और चाइना ने क्रिप्टो में बड़ी सेल ऑफ जो है वो की। तो अब हालांकि जो सप्ताह की शुरुआत के पहले यूएस प्रेसिडेंट ने फिर यू टर्न लिया और उन्होंने बोला कि वो चाइना के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। और अभी उन्होंने टैरिफ का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो साइन नहीं किया है। लेकिन उन्होंने जो मंशा जताई वहां से फिर एक बार बाजार का भरोसा टूटता हुआ नजर आया, और मार्केट को ये लगा कि जो अनिश्चितता है आने वाले समय में और बढ़ेगी। तो इसीलिए आज हमने देखा कि सप्ताह की शुरुआत में सोना और चांदी फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सोना इंटरनेशनल मार्केट में अब $4,100 के बेहद करीब है। चांदी की कीमतें भी $50 प्रति ट्राई आउंस के बेहद करीब है। इनफैक्ट स्पॉट मार्केट में तो हम $51 के पार निकल चुके हैं। भारतीय बाजारों में सोना और चांदी आज दोनों ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमारा मानना है कि जो ग्लोबल अनिश्चितता है वो बरकरार रहेगी।
और अगर यूएस और चाइना के बीच में जो ये टैरिफ का वॉर है आने वाले समय में एस्केलेट होता है, तो सोने और चांदी में और अप्रत्याशित बढ़त आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। सर मुझे एक बात समझिए, मैं भाव के लेवल्स के आगे बात करूंगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, 3 दौर की बातचीत हो चुकी थी अमेरिका और चीन की, और ऐसा लग रहा था, ऐसा बताया जा रहा था कि चलो अब सुलझ ही जाएगा इस मंथ के एंड में जो मीटिंग होने वाली थी दोनों राष्ट्रपति की। और अचानक से बीच में इजराइल गाजा डील आई, भाव नीचे गिरे। उसके अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है और कहते हैं कि हम टैरिफ पर 100% चीन पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो आप बातचीत से मसला सुलझाना चाहते हैं या उसको उलझाना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट का जो नेचर है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल रहा है और उनको प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। और जिस तरह से जो रेयर अर्थ मिनरल को लेकर के ये सारी कवायद चल रही है और चाइना ने वहां पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो यहाँ पे अगर रेयर जो अर्थ मिनरल जिसके ऊपर की चाइना का बड़ा कंट्रोल है, तो यूएस इस चीज से परेशान है क्योंकि उनकी जितनी भी जो टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग होती है उनका डिपेंडेंस जो है वो रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर काफी ज्यादा है और उनकी इनफैक्ट माइनिंग वहां पे काफी कम है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट है वो काफी विचलित नजर आ रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि आपने कहा कि गाजा पीस डील के बाद ये संभावना लग रही थी और मार्केट उसको एंटिसिपेट भी कर रहा था, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जो है नई चीज होती हुई नजर आई और इसीलिए हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी में फिर एक बार जो है नई तेजी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। सर सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, आराम से रेयर अर्थ मिनरल जा रहे थे यूएस में सब कुछ। पहले इस पूरे मसले को खड़ा किया गया कि एक दूसरे पर टैरिफ लगाने से पहले, ट्रम्प के आने से पहले रेयर अर्थ मिनरल और सब कुछ नॉर्मल थी, चीजें वर्ल्ड में चल रहा था। तो आपने पहले तो उसको एक स्कारसिटी, खुद आपने ट्रम्प पे टैरिफ लगाए और उस चीज को एस्केलेट किया। अपने यहाँ मालवी में कहावत है, चलती गाड़ी की चिक्कल निकाल देना। तो जब आप चलती गाड़ी की चिक्कल निकाल देंगे तो आपकी गाड़ी डिरेल होना तय है। देखिए, उनका जो मंशा ये थी टैरिफ को लेकर के कि यूएस में बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खड़ी कर देंगे और टैरिफ लगाने से जो बाहर की जो कंपनीज है वो यूएस में आकर के अपनी यूनिट्स लगाएगी, उत्पादन बढ़ाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और जो यूएस में डेट का एक बड़ा हम बोझ देख रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर वो कम होगा, इकोनॉमी फ्लोरिश होगी। लेकिन वो सारी चीजें ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है और इसीलिए जो उन्होंने जितने भी निर्णय लिए वो काफी यहाँ पे जो है यूएस की इकोनॉमी को और भी परेशानी में डालने का काम उन निर्णय ने किया है। और इनफैक्ट अब उसका फीलिंग जो है उनको भी आ रहा है, उनकी पार्टी के जो सांसद है वो भी वहां पे लगातार इस चीज को लेकर के उनको आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पे उनको अब संयम रखना चाहिए, नहीं तो जो इकोनॉमी है वो बड़ी परेशानी में आ जाएगी। तो इसी को देखते हुए जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस है उन्होंने वहां पे ट्वीट किया था कि हम चाइना के साथ में जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, बात करेंगे, और उसके बाद फिर यूएस प्रेसिडेंट का भी ट्वीट आता हुआ नजर आया। तो हो सकता है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में कुछ बातचीत हो, वार्ता हो, लेकिन एक अनिश्चितता जो क्रिएट हुई है तो वो यहाँ पे एक लंबे समय के लिए बनी रह सकती है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो सेफ हेवन एसेट का जो रुझान है वो और भी मजबूत होता हुआ नजर आया है। सर अब मुझे बताइए, अभी भाव कैसे लग रहे हैं? ऑलरेडी जो जो लेवल्स जिनकी हम बात करते थे वो सब तो निकल चुके हैं। इवन मॉर्निंग में जो लेवल दिए जाते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस, मार्केट खुलते ही वो सब ऊपर के जो रेसिस्टेंस है वो सब निकल ही जाते हैं। तो अभी आपको क्या लग रहा है? अभी भाव, दिवाली का भी सीजन है, पोस्ट देखो, दिवाली आपको कुछ लगता है कि डिमांड जो है वो थोड़ी सी? भाव भाव के पहले मैं आपको एक सिंपल साधारण भाषा में एक चीज समझाना चाहता हूँ कि भारत जो है वो सभ्यता और संस्कृति का देश है और हम रामायण काल से अभी मोदी काल तक का जो जिक्र करें तो सोने की जो प्रासंगिकता है वो खत्म नहीं हुई है। रामायण काल में भी जब कोई भी वस्तु का जो व्यापार होता था, आदान प्रदान होता था, तो वहां पे जो भी वस्तु हम खरीदते थे उसके बदले में हम वहां पे स्वर्ण मुद्रा जो है वो चुकाते थे, मतलब जो सोने की जो मुद्रा है वो करेंसी होती थी। जैसे जैसे यहाँ पे हमने प्रोग्रेस देखी और जो सभ्यता और संस्कृति बदली, तो सोने की जो करेंसी का रूप है वो पेपर की करेंसी ने ले लिया। हम देख रहे हैं कि 1980 तक जो पहला बुल रन था मार्केट का, जब सोना जो है लाइफ टाइम हाइज लगाया था वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में, तो उस समय जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है
उसमें सोने का जो हिस्सा है वो 60% था, और जो डॉलर का एज ए करेंसी जो हिस्सा था वो 10 से 12% था। मतलब जो भी करेंसी ग्लोबल सेंट्रल बैंक प्रिंट करते थे वहां पे बैकिंग सोने की होती थी। ये जो डीकपलिंग हम कहेंगे जब स्टार्ट हुई 1980 के बाद, 2010 में जब सेकेंड बुल रन सोने का आया, तो उस समय ये डीकपलिंग बिल्कुल रिवर्स हो गई। मतलब जो डॉलर का जो हिस्सा है ग्लोबल जो करेंसी रिजर्व्स में वो बढ़कर 30-35%, 40% तक पहुंच गया, और जो सोने का रिजर्व है वो घट के 10 से 15% रह गया। जब कोरोना आया और उसके बाद हमने रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, उसके बाद हमने दुनिया भर में फिर एक बार सेफ हेवन असेट की तरफ जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है उनका रुझान बढ़ते हुए देखा। और जो यूरोप और बाकी जो यूएस के जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने रशिया के जो फॉरेन असेट सीज किए थे, उसके बाद से ग्लोबल सेंट्रल बैंक जो है लगातार अपने रिजर्व्स में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे थे। 2025 में जब हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र जी, तो आज यहाँ पे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर वापस 24% हो गई है, और डॉलर की हिस्सेदारी अब घटकर 23% हो गई है। अब अगर हम 2000 के आसपास की बात करें, तो अगर ये रिजर्व जो है 40% होते हैं सोने के, तो सोने के भाव इंटरनेशनल मार्केट में $8,000 तक पहुंच सकते हैं। वहीं अगर यह सोने का हिस्सा जो है ग्लोबल सेंट्रल बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 1980 के लेवल पे पहुंचता है, तो उस कंडीशन में सोने के भाव 12 से 13 हजार डॉलर भी इंटरनेशनल मार्केट में हो सकते हैं। तो ये जो पुरानी जो चीज थी, जो कोरिलेशन थी, उसी को हम यहाँ पे वापिस सच साबित होते हुए देख रहे हैं। इसलिए लोगों को अभी भी यहाँ पे जो मैं बार बार कहता आया हूं कि सोने और चांदी में शॉर्ट सेल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट की डीकपलिंग थी वो वापिस धीरे धीरे अपने लेवल पर आती हुई दिख रही है। मतलब हम वापिस जो है नॉर्मल रेशियो की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भरोसा यहाँ पे आगे दुनिया भर के जो देश हैं उनका सोने में आगे भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारा मानना है कि कंजर्वेटिव केस में आने वाले समय में सोना इंटरनेशनल मार्केट में अगले 3 सालों में $8,000, और हो सकता है कि अगले 5 से 6 साल में 10 से 12 हजार डॉलर भी इंटरनेशनल मार्केट में जाता हुआ नजर आए। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं करना है, एसआईपी के रूप में निवेश करें, अपने पोर्टफोलियो में सोने और चांदी को स्थान दे। पहले भी हम कहते आए हैं और अभी भी यही कहना चाहेंगे। सर $10,000 बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? और भारतीय टर्म में कितना हो जाएगा ये? अभी हम $4100 में हैं, तो यहाँ से अगर हम 2.5 गुना करें तो हो सकता है कि 3 लाख रुपए का 10 ग्राम हो जाए आने वाले समय में। तो ये भी संभावना यहाँ पे नजर आती है। ओके। और नियर टर्म में सर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी करेक्शन भी आएगा दिवाली के बाद। ऐसा नॉर्मली 8-10 साल का डेटा देखे तो दिवाली के बाद करेक्शन आता है, और बहुत सारे लोगों को करेक्शन और गिरावट का अंतर भी समझना है कि करेक्शन क्या होता है और गिरावट क्या होती है। देखिए, कोई भी एसेट क्लास 60 या 70% बढ़ा है, तो उसमें 5 से 10% की गिरावट आना उसको आप करेक्शन माने। गिरावट जब आएगी कि जब यहाँ पे 25 से 30% का अगर मार्केट में क्रैश होता है, तो अभी सोने और चांदी के मार्केट में आने वाले समय में बड़े क्रैश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। करेक्शन आ सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में छोटे मोटे करेक्शन मार्केट में आ सकते हैं, लेकिन बड़ा क्रैश अभी मार्केट में नजर नहीं आ रहा है। तो जो लंबी अवधि के लिए प्लान कर रहे हैं वो एसआईपी के रूप में अभी भी यहाँ पे निवेश की शुरुआत करें, तो आगे उनको अच्छे रिटर्न जो है वो मार्केट बना करके देगा। और मुझे थोड़ा सा एक और मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ। नियर टर्म में सोना कितना, मीडियम टर्म में कितना, लॉन्ग टर्म में तो आपने बता दिया, मतलब 3 से 5 साल आप सोने का आपने टारगेट दे दिया। सो शॉर्ट टर्म और नियर टर्म, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि शॉर्ट टर्म क्या है, नियर टर्म। आपने आज 5,000 $10,000 बोल दिया तो आदमी सोचता है कल परसों या अगले महीने ही ना आ जाए। तो वो भी समझाना जरूरी है, समझना जरूरी है कि नियर टर्म शॉर्ट टर्म का टारगेट कितना है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, और ये कितने समय होता है। शॉर्ट टर्म बोल रहे तो कितना समय होता है, और मीडियम टर्म बोल रहे तो कितना समय। देखिए, समय के साथ ये डेफिनेशन शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म की चेंज होती है। अभी जो सिनारियो चल रहा है उसमें अगर मैं छोटी अवधि की बात करूं, ये वर्ष के आखिर तक दिसंबर 2025 तक सोना इंटरनेशनल मार्केट में हो सकता है कि हम $4,400 के स्तर को भी टेस्ट कर लें। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,30,000 से 1,32,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं।
थोड़ी लंबी अवधि की बात करें, मतलब अगली दिवाली की अगर हम बात करें, तो 4,890 से $5,000 इंटरनेशनल मार्केट में, और 1,42,000 से 1,45,000 भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। नीचे की अगर मैं बात करूं, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे भारतीय बाजारों में $3,680 सोने के लिए अब मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। उस लिहाज से 1,14,000 से 1,12,000 यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। चांदी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में, मतलब अगर दिसंबर इस वर्ष के आखिर तक की बात करें, तो $55 इंटरनेशनल मार्केट में और लगभग 1,65,000 भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। अगली दिवाली या दिसंबर 2026 तक की हम बात करें, तो 65 से $68 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 2 लाख तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। नीचे की अगर हम बात करें, तो भारतीय बाजारों में $44 का जो स्तर है वो चांदी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। उस लिहाज से 1,32,000 से 1,34,000 की जो रेंज है, वो यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगी वीरेंद्र। जी सर, मैं ट्रम्प वाली बात पे एक बार फिर से आना चाहूंगा आपसे, क्योंकि वो मुझे समझना जरूरी है और दर्शकों को भी समझना जरूरी है। एक दिन पहले आप कहते हैं 100% टैरिफ लगाऊंगा और शेयर मार्केट धराशायी हो जाते हैं। दूसरे दिन आप कहते हैं कि नहीं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इवन आपके उपराष्ट्रपति भी कहते हैं और आप भी कहते हैं कि हम दोनों चाहते हैं। तो फिर आप एक दिन पहले 100% टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, जब आपको अगले दिन ही अपना बयान बदल देना है, अपना जो स्टेटमेंट है उसको चेंज करना है, आपको भाव अपना नरम कर लेना है। तो आप एक दिन पहले कुछ और कह रहे, एक दिन बाद कुछ और कह रहे, और आपके एक स्टेटमेंट से मार्केट धाराशायी हो गया, फिर आपने कहा कि नहीं अभी हम तो नरम पड़ गए। मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर, ये चीजें किस तरह से पैन आउट हो रही है। सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूं कि यूएस की जो इकोनॉमी है, उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स का जो हिस्सा है और जो सिक्योरिटी मार्केट के जो टैक्सेस वगैरह का हिस्सा है, वो उनकी अर्थव्यवस्था में 20 से 30% का हिस्सा रखता है। अगर ऐसे में कोई भी अप्रत्याशित कदम यूएस के प्रेसिडेंट उठाते हैं और उसकी वजह से अगर उनकी यूएस की मार्केट क्रैश होती है, तो ऑलरेडी वो जीडीपी के बहुत बड़े अनुपात में डेट के ऊपर बैठे हैं, और ऐसे में अगर उनके रेवेन्यू वहां पे 20 से 30% सीधे सीधे टैक्स के रूप में कम हो जाते हैं, तो वहां पे जो उनकी इकोनॉमी है वो बड़ी, हम कह सकते हैं कि डार्क में चली जाएगी। तो कभी कभी हम देखते हैं कि एकदम से कोई निर्णय ले लेना बिना सोचे समझे, और बाद में जब आपको रियलाइज होता है कि हम क्या निर्णय ले रहे हैं, तो फिर आप वहां पे यू टर्न भी देखते हैं। तो वही यहाँ पे जो उन्होंने सप्ताह के अंत में निर्णय लिया था, और वहां पे तुरंत हमने यू टर्न भी आते हुए देखा। तो मुझे नहीं लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट अभी ऐसी कोई भी स्टेप उठाएंगे जिससे कि वहां पे यूएस की जो इक्विटी मार्केट है वो आने वाले समय में क्रैश हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यूएस की इकोनॉमी में एक बड़ा डेंट जो है वो रेवेन्यू के रूप में लगता हुआ नजर आएगा, और वहां पे डॉलर की जो स्थिति है वो और खराब हो सकती है वीरेंद्र जी। जी सर। और चांदी सर एक एक दिन में 4,000, और आज तो नया रिकॉर्ड 5,000 रुपए, मतलब एक दिन में आप 5,000 ऊपर है। और स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस तो 20 से 25,000 रुपया हो गया है। न सिर्फ इंडिया में चांदी की कमी है, बल्कि फॉरेन में भी कुछ कुछ कंट्रीज में, इवन लंदन में भी स्क्वीज की बात आ रही है, और न्यूयॉर्क से वापस ऐसा माना जा रहा है कि चांदी लंदन लाई जाएगी या लाई जा रही है, वो भी अभी चीजें चल रही हैं। तो चांदी का क्या हो रहा है सर, ये थोड़ा समझा दीजिए आप हमें। चांदी में भी बिल्कुल, जब यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने चांदी और बाकी मेटल्स के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही थी, तो उस समय में बड़ा मटेरियल जो है लंदन से कॉमेक्स के वॉल्ट में शिफ्ट हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो मटेरियल ऑलरेडी शॉर्टेज में था, अगर हम चांदी की बात करें, तो पिछले 4 साल से यहाँ पे लगातार शॉर्टेज जो है वो क्रिएट होती हुई नजर आई है। इसके ऊपर सिल्वर इंस्टीट्यूट और जो काफी सारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज है वो समय समय पे लगातार हर महीने अपनी रिपोर्ट जारी करती है, और वो लगातार बता रही है कि 4 साल से ये मटेरियल शॉर्टेज में है। ऐसे में लंदन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मेटल एक्सचेंज है, उसका एक बड़े रूप में अपने फिजिकल स्टॉक को लंदन से कॉमेक्स में शिफ्ट करना और डिमांड वहां पे लगातार बरकरार रहना, तो उससे लंदन की जो मार्केट है वहां पे बड़ी शॉर्टेज जो है वो क्रिएट होती हुई नजर आई। इसीलिए हमने देखा कि आज की तारीख में जो इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट है वो फ्यूचर से $2 से ज्यादा प्रीमियम पे चल रहा है, और वही रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे भारतीय बाजारों में और बाकी दूसरी जगह भी देख रहे हैं। तो एक चीज तो यहाँ पे लोगों को साफ तौर पर यह समझना चाहिए कि अगर स्पॉट में कोई चीज 20,000 ऊपर है और वायदे में 20,000 नीचे है, तो उसको शॉर्ट सेल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज 20,000 प्रीमियम पे चल रही है और आपको 20,000 नीचे आप यहाँ पे वायदे में बेचने की सोच रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे, जब तक जो लंदन की जो एक्सचेंज है वहां पे वॉल्ट में अगर मटेरियल की कोई भी
जो रिफिलिंग है वो जल्द नहीं होती है, वो कॉमेक्स से करे और बाकी दूसरी जगह से ला करके करे, तो हो सकता है कि जो 5 दिसंबर की एक्सपायरी है वहां तक ये जो हम कह सकते हैं कि जो एबनॉर्मल प्रीमियम स्पॉट मार्केट में बने हुए हैं वो बने रह सकते हैं। तो इसलिए 5 दिसंबर तक यहाँ पे शॉर्ट सेल का नहीं सोचना चाहिए। और इनफैक्ट अगर यहाँ पे मटेरियल की अवेलेबिलिटी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में नहीं होती है तो हो सकता है कि भारतीय बाजारों में भी जो एमसीएक्स का भाव 1,52,000 है वो स्पॉट के आसपास पहुंचते हुए नजर आए, जो कि आज भारतीय बाजारों में लगभग 1,75,000 के आसपास चल रहा है वीरेंद्र जी। तो सर अगर मैं समझूं, आपके पास समय है ना सर बातचीत करने जी की? जी जी बिल्कुल। सो अगर मैं समझूं एमसीएक्स में डिलीवरी आती है, स्पॉट में भाव है 1,75,000, एमसीएक्स में भाव है 1,50,000। सो स्पॉट और इतना डिफरेंस है 25,000 का। मान लो मैं डिलीवरी ले लेता हूँ, यहाँ पे बेच देता हूँ, वहां पे खरीद लेता हूँ, और 5 दिसंबर को मैं डिलीवरी ले लूंगा 1,50,000 वाली चांदी की। तो फिर क्या एक्सचेंज के पास उतनी चांदी है, या जो जिन लोगों ने सेल किया हुआ है उनके पास तो चांदी है या नहीं, ये तो बड़ा सवाल है। कल को मान लो मुझे डिलीवरी लेनी है, तो मैं तो बोल दूंगा क्योंकि मैंने तो बेच रखी है यहाँ पे स्पॉट में 1,75,000 में, मुझे 25,000 कम में एक्सचेंज पे चांदी मिल जाएगी 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। देखिए यहाँ पे आपको एक साफ तौर पे चीज क्लियर कर देता हूं कि आप एक्सचेंज के ऊपर कोई भी ट्रेड करते हो तो उसके सेटलमेंट की 100% गारंटी जो है वो क्लियरिंग कारपोरेशन की होती है। और जो भी क्लियरिंग कारपोरेशन यहाँ पे एक्सचेंज के ट्रेड की सेटलमेंट की गारंटी देते हैं वो सेबी और भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो अगर आप एमसीएक्स के ऊपर फ्यूचर में कोई भी ट्रेड लेते हैं 5 दिसंबर की एक्सपायरी का, उसको आप डिलीवरी ऑप्ट करना चाहते हैं तो सामने जो सेलर है उसको डिलीवरी देना यहाँ पे कंपलसरी है, क्योंकि ये कंपलसरी डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो सामने वाला जो सेलर है वो डिलीवरी के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता है। अगर सामने वाला सेलर डिलीवरी के लिए डिफॉल्ट करता है तो उस केस में उसको बड़ी पेनल्टी एक्सचेंज की तरफ से लगेगी। पांच और परसेंट की पेनल्टी है सर? नहीं नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो भी सेटलमेंट ट्रेड का होगा उसमें जो स्पॉट का भाव है और जो एक्सचेंज का सेटलमेंट प्राइस है उसका जो डिफरेंस है वो बायर को दिया जाता है, और 3% की पेनल्टी एक्सचेंज ऐसे डिफॉल्ट के ट्रेड पे लगाता है। उसमें 1.75% जो है वो सेबी को जाता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, 0.25% जो है एक्सचेंज को जाता है, और 1% बायर को मिलता है। तो किसी भी केस में अगर सेलर कोई डिलीवरी का डिफॉल्ट करता है तो उसमें बायर का कोई नुकसान होने वाला नहीं है वीरेंद्र जी। बायर को वो डिफरेंस भी मिलेगा और डिलीवरी भी मिलेगी, आपका ये कहना है? अगर डिलीवरी नहीं मिलेगी तो जो भी हाजिर का और फ्यूचर का जो सेटलमेंट का डिफरेंस है वो उनको मिलेगा, प्लस 1% जो पेनल्टी की रकम है वो उनको मिलेगी। अगर आपको फ्यूचर का जो भाव है अगर वो स्पॉट के भाव पे सेटल होता है, एक्सचेंज से डिलीवरी नहीं मिलती है, तो आपको जो भाव मार्केट में है उस भाव पे आप मार्केट में जाके डिलीवरी खरीद सकते हैं। और ये होगा इस डिफॉल्ट के केस में। नहीं तो अगर आपने डिलीवरी ऑप्ट की है, सामने वाला दे रहा है, तो आपको डिलीवरी मिल ही जाएगी। तो आपको डिलीवरी मिलेगी। अगर नहीं मिलती है, अगर सामने वाला डिफॉल्ट करेगा, तो आपकी जो भी भरपाई है वो एक्सचेंज का क्लियरिंग कारपोरेशन जो रूल्स और रेगुलेशंस एक्सचेंज ने तय किए गए उसके अंतर्गत करेगा। तो बायर का उसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हेज कर रहे हैं ना सर, एमसीएक्स पे हेज करते हैं बहुत सारे ज्वेलर है, बुलियन बिल्कुल डीलर। करना भी चाहिए क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट का ही प्लेटफॉर्म है। हाँ वही, उनके मन में भी एक घबराहट है कि मान लो अभी इस भाव में हम लोग बेच दे रहे हैं 1,75,000 में यहाँ पर, और जब हम डिलीवरी लेने जाए पता चला हम डिफॉल्ट हो जाए, मतलब जो पूरा एक ये सिस्टम क्रैश हो जाए। बायर कभी भी डिफॉल्ट नहीं होता है। सेलर अगर डिफॉल्ट करता है तो उसकी जवाबदारी जो सेलर, जो भी क्लाइंट है उसका जो मेंबर है उसकी है। और अगर वो डिलीवरी नहीं दिलवा पाता है तो उसकी जो भी पेनल्टी है उस रकम को भरवाने की जिम्मेदारी भी जो सेलर का मेंबर है उसकी। जी जी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा ये सारी डिस्कशन करके आपसे। आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर? हाँ, सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है वीरेंद्र जी। इसमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। ईटीएफ में जरूर एसआईपी के रूप में सोने और चांदी में मेरा निवेश रहता है। कोई भी ट्रेडर, व्यापारी या निवेशक बंधु सोने और चांदी में कोई भी व्यापार करना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही करें, और फ्यूचर्स मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड ना करें। और दोस्तों, जैसे मनोज जी ने कहा, वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए, अपनी रिस्क को डिफाइन करिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, प्रॉफिट जितना आपको मिल रहा है
वो प्रॉफिट देखिए, अपने वित्तीय सलाहकार से कहिए कि आप हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या और ज्यादा रिस्क लेना चाहिए। तो अपना रिस्क आप अपने हिसाब से मैनेज करिए, क्योंकि ये समय बहुत वोलेटाइल है, अनसर्टेन है। ऐसा समय पहले अभी रिसेंट टाइम में नहीं देखा गया है। तो आपको कोई पास्ट वो भी नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा कि पिछली बार हमने ऐसा कर लिया था तो अब हम ऐसा कर ले। और नॉर्मली ज्यादा लालच में लोग ट्रैप होते हैं, क्यों मनोज जी? बिल्कुल, यहाँ पे लालच, आपको आपके रिस्क को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, और समय समय पे वीरेंद्र जी हम आपके माध्यम से निवेशकों को जागरूक करते रहते हैं, और हमेशा हम फेयर राय यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं, और हमारी उम्मीद है कि इससे निवेशकों को फायदा भी हुआ। जी जी मनोज जी, थैंक यू सो मच मनोज जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।